काफी साल पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहे होते थे, अभी भी कई काफी हद तक करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रोल में एक छोटी सी चीज है जो कि बदल गई है पिछले कुछ सालों में। सोशल मीडिया के रोल में पहले हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक जानते थे, कुछ सोशल मीडिया यूजर होते थे, कुछ इन्फ्लुएंसर होते थे, और एक और अब कैटेगरी उससे आगे आ गई है जिसको हम लोग थॉट लीडरशिप कहते हैं। थॉट लीडरशिप में क्या होता है? थॉट लीडरशिप में लोग होते हैं जो कि इस सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब एक लेवल और ऊपर। तो वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर आपको नीचे वाले लेवल यानी जहां सोच रहे हैं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो वहां पर भी हम लोग आएंगे और देखेंगे कि क्यों हर व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं होता है। और जो सबसे जरूरी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एथिक्स की बात होती है, उसको समझने के लिए हम लोग 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लेंगे। अगले 10 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि जरा समय करो। ये काफी कॉमन है, अधिकतर लोगों ने सुन रखा होगा, थोड़ी देर पहले भी चल गया था। तो ये जो रुको जरा सब्र करो है, आपको बस इतना ही करना है, एथिक्स इससे फॉलो हो जाएगा। हम लोग जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं एक बार जल्दबाजी में होते हैं, ये जल्दबाजी नहीं दिखानी है। 5 मिनट देरी हो जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका रीडरशिप या आपकी व्यूअरशिप जो है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इतना ही करना है कि 10 मिनट रुक जाना है। आपने टाइप कर लिया, नीचे पोस्ट का बटन है, उस पर क्लिक करना है, 5 मिनट रुक जाइए। अगर आपने किसी और जरिए से बनाया है, कैनवा पे आपने अपना एक इमेज बनाया है मान लीजिए, उसको आप पोस्ट करने जा रहे हैं, 10 मिनट रुक जाइए, उसको लगा हुआ वहां छोड़ दीजिए, 10 मिनट कहीं इधर उधर से घूम जाइए, उसके बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। इस 10 मिनट में होगा क्या? इस 10 मिनट में आपको नैतिकता से जुड़े हुए जितने सवाल होते हैं वो सभी याद आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये याद आ जाएगा कि इसमें कहीं कोई गाली गलौज जैसी कोई भाषा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको बीप कर देना है, तो ये तुरंत आपको याद आ जाएगा। आपको ये याद आ जाएगा कि आप जो पोस्ट करने जा रहे हैं उससे 2 समुदायों में कहीं दुर्भावना भड़कने की तो नहीं हो रही है, या कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि दंगा भड़कने जैसी बात आ जाए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अब जो सरकारी गाइडलाइंस आ रही हैं, जो आप लोग QR कोड वगैरह स्कैन करेंगे, उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसमें कई सरकारी गाइडलाइंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये हर एक आदमी पर लागू होती हैं। और क्यों लागू होती हैं? क्योंकि पहले जहां पे सरकार मीडिया कर्मियों के लिए लिखने छोड़ देती थी ना, आजकल क्या करती है, उसके कुछ ही शब्द आगे लिखा होता है सोशल मीडिया। तो जो मीडिया पे अप्लाई होता था गाइडलाइन, वो अब सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होने लगा है। आपके एथिक्स के सारे मामले सोशल मीडिया पे भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह नॉर्मल मीडिया के लोगों पर लागू होते हैं। उन लोगों के पास इस चीज के लिए बहुत सी ट्रेनिंग होती है। आपके पास कोई बकायदा ट्रेनिंग नहीं है, आपको 10 दिन क्लास में बिठा के पढ़ाया नहीं गया है कि ये कानून है, लेकिन बेसिक्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं से आप सभी लोग परिचित हैं। सबसे नीचे से हम लोग शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे नीचे जो है वो आता है सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज का मतलब हम लोग सबको पता है, जो मीडिया या खेल जगत से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को सब लोग पहचानते हैं। जैसे ही वो लोग कुछ करेंगे तो सब लोग उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। धोनी जैसा बाल कोई नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है, सब लोग देखा है धोनी जैसा बाल रखते हैं। आजकल के क्रिकेटर जैसे वो दाढ़ी रखते हैं, वो अजीब सी वैसी दाढ़ी वाले लड़के, आप तो सर कॉलेज में आपको रोज देखते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें कॉपी होती हैं। पुराने जमाने में, मतलब जब मेरी जवानी का जमाना था तो उस समय रंग दे बसंती आई थी और हम भी आमिर खान जैसे बांध रखा करते थे। अभी बोलेंगे तो बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, वो होता है, हंसने की कोशिश करती थी, मान लीजिए ऐसा हुआ। तो ये जो पहले वाले कैटेगरी है सेलिब्रिटीज, इनके ऊपर नैतिकता के सारे नियम लागू होते हैं। सेकंड वाली जो कैटेगरी है वो सबसे ऊपर है, उसमें हम लोग आते हैं इन्फ्लुएंसर्स में। इन्फ्लुएंसर्स में 3 कैटेगरी हम लोग मोटे तौर पर देखते हैं। सबसे बड़ा वाला जो होता है वो होता है मेगा इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, सोशल मीडिया के बाहर इनकी कोई लाइफ नहीं है। जैसे अगर हम लोग कहें कि ध्रुव राठी का नाम जानते हो क्या? कोई है जो नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। क्या टीवी पे आता था?
फिल्म में आया है, क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, क्योंकि है कुछ नहीं। अजीत भारती कुछ है, कुछ भी नहीं है इनमें से। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मेगा इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। रिहाना वगैरह जैसे है अगर, तो वो सेलिब्रिटी की कैटेगरी में भी आएगी, और उसके अलावा अगर हम लोग हाउ डेयर यू याद है किसी को, क्लाइमेट ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा याद है, हाउ डेयर यू वो चिल्लाई थी, वो क्या थी, क्या कर रही थी, क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही थी। आज की डेट में वो सेलिब्रिटी है, कई जगह पे सेमिनार्स में जाती है, बात करती है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या वो कोई टीवी मीडिया पर्सनैलिटी थी? कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर। तो ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ये मीडिया पर्सनैलिटीज नहीं है, ये खेल की पर्सनैलिटीज नहीं है, ये पॉलिटिक्स के कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग उनको जानता है। और इनको मेगा इन्फ्लुएंसर हम क्यों कह रहे हैं? मेगा इन्फ्लुएंसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी फॉलोअर्स की गिनती जो होती है ना, वो 5 लाख से ऊपर जाती है। 5 लाख से ऊपर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आप मेगा में चले जाते हैं। 5 लाख से 1 लाख या 10,000 ऐसे तक पे आएंगे तब क्या होगा? तब भी आप इन्फ्लुएंसर रहेंगे, जिसको हम लोग मैक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और उससे नीचे 1 लाख से 10,000 तक अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अगर मान लीजिए 10,000 से भी कम है, जैसे आप लोगों के फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फॉलोअर्स 10,000 नहीं है। यूट्यूब चैनल लेट से हम एक शुरू करते हैं, मेरे पास 1 से ज्यादा फेसबुक आईडी है, जाहिर सी बात है होती है, आप लोगों में से भी कई के पास होगी 1 से ज्यादा फेसबुक आईडी। मेरी एक फेसबुक आईडी जो इस महीने मैंने शुरू की है, उस पे आज सिर्फ 750 फॉलोअर्स है। मतलब आज सुबह 750 पे, अभी मोस्ट प्रोबेबली 780 790 ऐसे ही कुछ, उससे ज्यादा नहीं। तो 800 नहीं पहुंचे होंगे, यह गारंटी से कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड मुझे अभी पता है 40 फॉलोअर्स पर डे के हिसाब से बढ़ेगी, तो इतने पे है। और $4 मुझे सुबह से मिले हैं, $4.23 मेरा जो आखिरी पोस्ट था उसके लिए। तो ये रकम और ये फॉलोअर्स की गिनती ये बहुत कम है, 1000 से भी कम है। इसको आप क्या कहेंगे? नैनो इन्फ्लुएंसर्स। ज्यादातर लोग वाकिफ हैं इससे, जो लोग सोशल मीडिया की शब्दावली से परिचित हैं। तो ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इसके अलावा सोच के देखिए कि क्या आपके कहने पर, अगर आप कहते हैं चेतन भगत की 2 स्टेट्स बड़ी अच्छी किताब है या बड़ी अच्छी फिल्म है, 2 स्टेट्स जैसी एक फिल्म भी आई थी, तो ये बड़ी अच्छी फिल्म है, तो आपके जान पहचान का कोई क्या उससे इन्फ्लुएंस होकर वो फिल्म देखने जाएगा या वो किताब पढ़ेगा? कोई ना कोई होगा जो कि आपकी बात मान लेगा, एक आदमी तो होगा। तो 4-5 लोग ऐसे सभी लोगों की सर्कल में होते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों को हमेशा कर रहे होते हैं। लेट्स से आपने कोई किताब खरीदी और उस किताब की फोटो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, हो सकता है आपका चचेरा भाई हो, आपका ममेरा भाई हो, आपकी मौसेरी बहन हो, वो उस किताब को खरीद ले, पढ़ ले, तो वहां पे आप इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो हर स्थिति में भले आपके फॉलोअर्स 5 हो तो भी आप इन्फ्लुएंसर हैं। इसीलिए जो सरकारी परिभाषा होती है उसके घेरे में आप सभी आ जाते हैं। एक और जो था वो हम लोग वर्चुअल इन्फ्लुएंसर वहां पे लिखा हुआ था, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं किए। सीधे स्विच करके हम इस स्लाइड पे आ गए हैं। इस स्लाइड को देखेंगे आप तो आपको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। वर्चुअल इन्फ्लुएंसर आजकल जब जैसे जैसे एआई बढ़ने लगा है, वैसे वैसे ये नया पैदा होकर के आया है। जो पोकेमॉन डोरेमोन है उससे हम लोग सभी वाकिफ हैं। अगर किसी बच्चे को पोकेमॉन दिखा दिया जाए और वो पोकेमॉन जो है वो कोलगेट के टूथब्रश से, टूथपेस्ट से ब्रश कर रहा हो, आपके घर में पेप्सोडेंट है, बच्चा किसी तरह मानेगा पेप्सोडेंट से मुंह धोने के लिए? समझ में आया कि ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्या होता है। सेम काम वो लड़की करती है अमूल वाली, उस अमूल वाली लड़की से भी हम लोग सभी वाकिफ हैं। एआई के जरिए बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बनाए जाने लगे हैं। यहाँ जो आपको कायरा नजर आ रही है इस साइड बिल्कुल राइट कॉर्नर ऊपर, ये कायरा है। ये इन्फ्लुएंसर बनाई गई है वर्चुअली, ये 100% वर्चुअल है और इंडिया की फर्स्ट इसको बताया जाता है। इससे पहले कोई थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन पॉपुलर ये हुई। तो ये जो कायरा है ये इन्फ्लुएंसर है और इसके 2.6 लाख फॉलोअर है। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरी ये वाली जो आईडी है ना इस पर किसी तरह से 2.6 लाख फॉलोअर होता है, इसके पास ऐसे ही। और ये जिंदा भी नहीं, असली भी नहीं, नकली। यहाँ जो नीचे 4 लड़कियां दिख रही हैं ये चारों भी नकली हैं, फर्जी। एक का नाम नैना है, इसका
इसका एक घर भी इन लोगों ने क्रिएट करके रखा है कि झांसी में इसका घर है, इसकी उम्र बता रखी है कि इसकी उम्र 22 साल है, इसका पेशा बता रखा है कि पेशा मॉडलिंग है, और इसके इन्फ्लुएंस करने से कई लोग कई चीजें खरीद रहे हैं। तो ये तीसरा जो कैटेगरी है वो बी कैटेगरी शामिल हो जाता है आपके एथिक्स के दायरे में। आप इसके जरिए भी एथिक्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो हम लोगों को दिमाग में क्या क्या रखना होगा, किन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक तो थ्योरी वाला हिस्सा होता है जिस पे हम लोग जा सकते हैं। तो थ्योरी वाला हिस्सा जो है उसमें से बहुत सारा जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग स्टाइल है, अब लिखने में ऐसा ही बोरिंग लिखा जा सकता है और कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये जो कीप इट रियल है, ये इसका मतलब होता है जो आप हैं वही रहें, ऐसा ना करें कि जो आप नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज हम अपने नाम में आचार्य लगाना शुरू करें तो क्या होगा? आचार्य आनंद कुमार बुलाएंगे हम अपने आप को, एक लाल कुर्ता पहन लेते हैं, गले में गमछा लगा लेते हैं, तिलक तिलक लगा लेते हैं और अपने आप को आचार्य आनंद बुलाना, फोटो लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे हम सचमुच संस्कृत से आचार्य मेरे लिए चल जाएगा, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए नहीं चलता है। आप लोगों को पता है डॉक्टर नहीं है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएं। जैसे यहाँ अगर डॉक्टर पूजा पर से लिखा हुआ है तो आपको पता है कि डॉक्टर है। और भी लोगों में जिन लोगों के आगे आपको दिखेगा कि डॉक्टर लगा हुआ है वो डॉक्टर है। अभी जैसे वहाँ पीछे बैठे हुए हैं वो प्रोफेसर हैं, हमको पता है, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पता है। उनके 4 स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो कि गवाही दे सकते हैं कि हाँ यार में अगर प्रोफेसर लगा रहा है तो ये प्रोफेसर ही है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रोफेसर हुए अपने नाम में प्रोफेसर लगाए। तो ये मत कीजिए। सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत आसानी से पकड़ी जाती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने शायद एक देखा होगा मामला जिसमें एक लड़का न्यूज में बोल रहा था कि उसके 96 लाख का नुकसान हो गया, जुआ खेल रहा था, ऑनलाइन गेम अभी अभी चल रहा है, 3-4 दिन से चल रहा है। असली था नकली था? पक्का लग रहा था असली है जी। वो मिश्रा जी हैं कानपुर के, चेक कर लीजिए एक बार, फिर से चेक कीजिए, अब पता चल जाएगा। वो मिश्रा जी हैं कानपुर के, वो सेम हरकत कोचिंग सेंटर्स में कर चुके हैं, सेम हरकत और ऐसी दूसरी जगहों पे कर चुके हैं। कानपुर में लंबा उनका इतिहास है इस किस्म की ठगी का, और अब वो दिल्ली में जाकर के ये हरकत कर रहे थे और कैमरे पे आ गए, और अब उनकी पोल जो है वो धीरे धीरे खुल रही है। प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन सोशल मीडिया कितना फास्ट होता है इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देखा है, 2 दिनों में पता चल गया। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है। तो ये हमेशा याद रखिए, कीप इट रियल वाला जो पहला वाला है, उस कीप इट रियल का यही मतलब होता है कि असली रहिए। ये मत कीजिए कि आप कुछ और हैं, आपकी एक्सपर्टीज किसी और क्षेत्र में है और अपने आप को किसी और क्षेत्र का एक्सपर्ट बता रहे हैं। दूसरा होता है नो स्पैमिंग। लड़कियां जो हैं जितनी भी यहाँ पे, उन सबको अच्छे से पता है नो स्पैमिंग का मतलब क्या होता है। स्पैम का मतलब होता है जो चिट्ठी या जो बातचीत जिससे हम नहीं करना चाहते हैं वो जबरदस्ती मेरे इनबॉक्स में कूदता रहे, कमेंट करता रहे, ये सब जो होता है ये स्पैमिंग होता है। फालतू के मैसेज, ये खरीद लो, वो इस पे 10% की छूट, ये सब कुछ जो होता है ये स्पैमिंग होता है। और लड़कियों का जो विशेषकर फेसबुक का अदर्स वाला फोल्डर होता है ना, तो उसको अगर हम खोल के देखेंगे तो क्या होगा, आप में से किसी का भी अगर हम अदर्स वाले फोल्डर को क्लिक करें, अनरेड मैसेज, उसमें हाय नाइस पिक्चर लिखा हुआ कितनी बार दिखेगा। कई बार तो तस्वीर के नीचे कमेंट्स में भी लिखा हुआ दिख जाता है। कोई फायदा होता है उसका? क्या लगता है कोई फायदा होता होगा? अनसॉलिसिटेड जिसको हम लोग कहते हैं, अनवांटेड जिसको कहते हैं, और ये स्पैम, उससे परेशानी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। खींच करके वो, तो ये स्पैमिंग होता है, ये इरिटेट करता है लोगों को, मत कीजिए। इसके नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट प्राइवेसी। तो ये जो प्राइवेसी या निजता का मामला होता है, तो भारत में निजता का मामला बहुत अजीब सा चलता है। हो सकता है हम अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर निकलें और निकलते ही मेरा पड़ोसी हमको देखे तो पूछे कहाँ सनीमा जा रहा है का?
कोई भी पूछ सकता है। अगर आप लोगों में से किसी ने बावर्ची नाम की फिल्म देख रखी है, देखिए कई लोगों ने देखी होगी। तो बावर्ची फिल्म का एक दृश्य होता है जिसमें वो जो बूढ़े के अंकल होते हैं वो अपने छोटे भाई के साथ अक्सर वो लोग जो होते हैं टॉयलेट में जाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं कि पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा। तो बाद में जब हीरो के आ जाने के बाद समय पटने लगती है तो बड़ा भाई जो होता है वो छोटे भाई को कह रहा होता है नहीं पहले तू चला जा। बड़ा भाई कहता है नहीं आप पहले चले जाएंगे आप बड़े। तो बड़ा भाई कहता नहीं मुझे पता है तू रोज नहीं जाता पहले तू जा। अब सोचिए कि टॉयलेट कौन जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो पूरे घर को पता है। तो भारत में प्राइवेसी का कंसेप्ट कैसा होता है? तो ऐसा प्राइवेसी का कंसेप्ट जो है वो अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका में प्राइवेसी बहुत मतलब आप अपने बेटे के कमरे में भी नॉक करके घुसेंगे ये अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे तो मम्मी का कमरे में आ जाएगी और एक झाड़ पड़ेगी पूरे कमरे का कपड़ा बनाया कोई नहीं जानता है कोई। तो यहाँ प्राइवेसी का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ वाला कंसेप्ट जो होता है वो वहाँ अप्लाई करता है। कोई आदमी कहाँ नौकरी करता है ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसका फोन नंबर उसका ईमेल आईडी ये सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। हम जिन लोगों को जानते हैं मान लीजिए हमने 2-4 लोगों का नाम बताया सोशल मीडिया और का उन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन मुझसे उनका नंबर मांग लीजिएगा तो हम देंगे नहीं। हमको पता है कि बेकार के कॉल को इंटरेस्टेड नहीं तो इग्नोर करें या नहीं देना चाहिए। तो ये प्राइवेसी का नियम होता है। सोशल मीडिया पे ये नियम बहुत सख्त है। ये कंपनियां जो भी हैं ये अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी जो नियम कानून होते हैं वो उनको मानते हैं। अगर आप गलती से किसी का पता बता देते हैं या कोई लड़की किस कोचिंग में जाती है उस कोचिंग का पता बता देते हैं, टाइमिंग्स बता देते हैं, कोई किस ऑफिस में काम करता है या करती है ये बता देते हैं, तो उसको अगर कंप्लेन कर देना कोई तो वो लोग बहुत सख्ती से काम करेंगे और उनकी सख्ती का हिसाब किताब का आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं होगा। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि अगर हम लोग अभी यहाँ टी शर्ट की बात कर लें फेसबुक पे ऐड आने लगेगा आप लोग के मोबाइल पे। अब लोगों को आपके बारे में इतनी जानकारी होगी अगर वो एक बार आपको प्राइवेसी के नियम तोड़ते हुए देख लेता है तो उसके बाद वो आपने जिंदगी भर नजर रखने वाला है और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत कंप्यूटर है वो खाली बैठा हुआ कमरे में उसको कोई मतलब नहीं है और किसी चीज से दुनिया में से वो लगातार इसी बात पर नजर रखेगा कि आप भविष्य में कभी प्राइवेसी का कोई कानून तो नहीं और उसके बाद आपकी रीच घटेगी और भी आपके ऊपर जो जो पाबंदियां लगाई जा सकती है वो सब होगा। तो ये कभी गलती से भी मत कीजिए कि आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। इमेज बिल्डिंग, अब बात आती है इमेज बिल्डिंग की। इमेज बिल्डिंग में क्या आता है, इमेज हम लोग अपना कैसे बनाते हैं। तो नैतिकता के जो नियम होते हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं, कोई आदमी बड़ा नैतिक तो अचानक से जैसे कि मान लीजिए अगर कोई साधु के वेश में आ जाता है बिल्कुल भगवा कपड़ा पहने हुए तो ये हम लोग ये नमस्ते क्यों करते हैं अचानक नया क्या होता है उसके कपड़ों से या उसके हुलिये से वैसी इमेज बने। चर्च के पादरी वाला वो जो चोगा होगा है उसमें आ जाए तो अचानक सब लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून क्यों कहें, क्योंकि उसकी इमेज वैसी बनी हुई है कि ये बड़ा भाई अच्छे से बात करने वाला है, लोगों को डांटता टपटता नहीं है, मारपीट चोरी या अन्य गलत जो भी हरकतें होती हैं वो सब ये नहीं कर रहा होता है। इसलिए उसकी जो इमेज बनी हुई है उसकी वजह से उसको फायदा हो रहा होता है। तो नैतिकता के जो नियम होते हैं उनसे हम लोगों को भी फायदा होता है। तो जो सबसे पहला वाला है वो नियम होता है गिव क्रेडिट। गिव क्रेडिट का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि अगर मैंने कहीं से किसी की पोस्ट कॉपी की और उसको अपनी वॉल पे पेस्ट कर दिया तो नीचे वहां पे हमको एक साभार लिख देना। साभार लिख देना कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। क्रेडिट, इमेज क्रेडिट लिख देना कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। आप लोग वेबसाइट्स पे भी देखेंगे कि वेबसाइट्स पे भी अगर हम लोग वेब पेज पे कुछ अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज लगाते हैं क्या करते हैं, गूगल पे उस सब्जेक्ट का एक इमेज खोजे, राइट क्लिक किए, कॉपी मारे, आगे वहाँ पेस्ट मारे, अपलोड। इमेज क्रेडिट कभी लिखते हैं वहाँ? ज्यादातर नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आप साभार लिखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज जो होती है वो थोड़े टाइम में अच्छी बनने लगती है। अगर गलती से कहीं आपने नहीं लिखा है तो इसका भी मेरे पास एक निजी अनुभव है। बिहार सरकार के एक अच्छे खासे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मेरी ऑटिज्म की एक पोस्ट को कॉपी किया और उसको ले जाके अपने नाम से अखबार में छपवा दिया। अखबार में जब छप गया तो उस अखबार की फोटो जो थी उस पत्रकार महोदय ने अपनी वॉल पे लगाई, उस पर 400 गालियां, पूरी 400,
400 से थोड़े ज़्यादा कमेंट थे, लेकिन मेरी गिनती तक 400 लोग उस पर बाकायदा गालियाँ दे चुके। सरकारी अधिकारी होकर शर्म नहीं आती तुमको? कोई लिख रहा था पत्रकार होकर के तुमको शर्म नहीं आती? 3-4 गालियाँ और 400 पड़ी थी। अल्टीमेटली उनको अपना पेज वगैरह जो था वो 1-2 दिन के लिए बंद करना। सिर्फ एक मामले से हटकर उन्होंने नीचे साफ आ दी। ऐसी गलती मत कीजिए। किस आदमी की पोस्ट आप कॉपी कर रहे हैं, कहीं गलती से उसके 4-5 जान पहचान वाले लोगों ने देख लिया और नीचे आके कमेंट कर गए, उससे बेइज्जती भी बहुत ज्यादा होती है, अनैतिक तो जो है वो है। नेक्स्ट आता है कीप इन माइंड द कॉपीराइट एक्ट्स। ये चीज भी आप लोग फेसबुक पे या अपनी रील्स में बहुत आसानी से देख चुके हैं। वहां ऊपर एक लाइन लिखी हुई आ जाती है, ये वीडियो जो है वो XYZ कंट्रीज में म्यूटेड रहेगा क्योंकि वहां कॉपीराइट नहीं है। कोई भी म्यूजिक डाल करके देखिए आप, तो कुछ ना कुछ कंट्रीज में कॉपीराइट एक्ट नहीं है। कॉपीराइट के जो कानून है वो वहाँ पे अलग है भारत से। भारत में जैसे अभी रील्स वगैरह के लिए मामला होता है वो है कि 30 सेकंड से नीचे का है तो उस पर कॉपीराइट एक्ट नहीं लगेगा। किताबों और लिखे हुए मटेरियल के लिए भी ऐसा ही है। अगर लेखक को गुजरे हुए 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब अगर आज हम प्रेमचंद का लिखा हुआ कुछ लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो मेरे ऊपर कॉपीराइट का कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन प्रेमचंद को पहचान लेंगे लोग की नहीं पहचान। प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, सब लोग पढ़े होंगे, पहचान लेंगे, उसमें बेइज्जती होगी। तो नैतिक और एक्ट ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि एक्ट के हिसाब से हम सही है, 50 साल पहले वो मर चुके हैं, लेकिन नैतिकता के हिसाब से फिर भी हम गलत हैं। इसके बाद आता है एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार। गैर जिम्मेदार की तरह व्यवहार मत कीजिए। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्या होता है, इससे आप ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। यहाँ का कुछ मटेरियल उठा करके वहां पोस्ट कर दिया, किसी का नाम उठा करके पोस्ट कर दिया। मान लीजिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत तस्वीर कोई पोस्ट की अपनी वॉल पे, हम उठा करके उसको शेयर कर दें, चलेगा? क्यों? शेयर ही तो कर रहे हैं, शेयर में तो क्रेडिट तो आपके पास जाएगा। क्या इररिस्पॉन्सिबल टाइप का बिहेवियर, ठीक है? तो हम जो 8 साल 10 साल से उनको पहचानते हैं, इतने साल तक पहचानती नहीं रहती अगर हम ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है वो आप लोगों को पता है। कल्चरली सेंसिटिव। कल्चरली सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? भारत में कल्चर क्या पूरे भारत में एक ही है? सोच के देखिए, साड़ी पहनने का महाराष्ट्र में जो तरीका है वही बिहार में होता है। बिहार में जो होता है उससे उल्टा पल्लू लेकर के बंगाल में पहनती है, और असम में अगर हम लोग देखें तो कोई तीसरा किस्म का साड़ी पहना जाता है, मेखला कहते हैं उसको, मेखला चादर। तो ऐसे ही अलग अलग होता है, बदलता जाता है। तो कल्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है। अलग अलग कल्चर के लिए अलग अलग चीजें सेंसिटिव होती हैं, अलग अलग चीजें इनसेंसिटिव होती हैं। कुछ चीजों के लिए बिहार में चल जाएगा, जैसे कि आपको अभी दुर्गा पूजा है तो उस समय में नजर आ जाएगा। बंगाली बड़े खुश होकर के कहेंगे कि यार हम लोग तो बकरे की बलि दे रहे हैं, और उधर से पेटा वाले जो होंगे वो हल्ला करेंगे यार पशु बलि। तो कल्चरली सेंसिटिव होना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही कल्चरली सेंसिटिव होने का मामला जो होता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दूसरी चीजों में देख चुके हैं। जैसे सॉइल टेम्परेचर राइज कर रहा है, ये सुनाई दिया था थोड़ी देर पहले, एक प्रेजेंटेशन में अभी बात हुई थी, रेड्डी सर जब बात कर रहे थे तो बताया था उन्होंने कि सॉइल टेम्परेचर राइज कर रहा है और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हम लोग होली खेलते हैं क्या? होली में करते क्या? होली से पहले हम लोग क्या करते हैं, सारी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उसको अपनी निगरानी में, गांव के सारे लोग होते हैं, अपनी निगरानी में उसको जला के खत्म करते हैं। ठीक, वहां लोग पानी की बाल्टी वाल्टी भी रखते हैं कि कहीं अगर इधर उधर उड़ा तो तुरंत उसको बुझाया जाएगा। ये सारा उसके नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट डे पानी का छिड़काव होता है, एक दूसरे पर पानी डालने के क्रम में भी ये सब करते हैं। नतीजा क्या होता होगा? आप फायर डिपार्टमेंट का या फिर आपदा प्रबंधन का प्रचार सब देखे होंगे। कब शुरू होता है ये आग लगने का, गाँव में आग लगने का या जंगल में आग लगने का प्रचार जो होता है, आग लग सकती है, आग से सावधान रहें। पक्का पक्का जैसे होली खत्म होता है लगभग उसी टाइम में आग को लगने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, 3 चीजें जरूरी बताई जाती हैं। पहला कि ईंधन होना चाहिए, ईंधन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको जलाया
नहीं पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसमें से एक जो था ईंधन, उसको तो हम सारा इकट्ठा करके गाँव में जला डालें, तो ये कल्चरली सेंसिटिव जो प्रैक्टिस था उसके जरिए इन्वायरमेंट का कुछ भला कर रहे हैं, हो रहा है? नहीं क्यों? अगर कुछ जला रहे हैं कोई फालतू का, तो एयर पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है। एयर पॉल्यूशन भी बढ़ा रहा है, लेकिन रिस्क जो है वो मेरा वो तो कम चल रहा है। लेकिन जनरली लोग सूखी लकड़ियाँ नहीं उठाते, वो पेड़ ही काट देते हैं। पेड़ भी काट देते हैं, वो एक्स्ट्रा, तो ठीक है हम पेड़ काटना बंद करने के लिए बोलते हैं। अगर हम ये कहें कि भैया अगर सारे तुम फालतू लकड़ियाँ, फालतू कागज, जिसको लिटर कहते हैं, ये सारा का सारा गाँव भर से इकट्ठा करो, गाँव की सफाई भी हो जाएगी और आग से जो सुरक्षा होगी वो भी हो जाएगी। अगर हम एक पोस्ट पे इस तरह से इन दोनों बातों को कनेक्ट कर देते हैं, चल जाएगा, लोग मान लेंगे। क्या लगता है? कुछ हद तक तो इन्फ्लुएंस होंगे, पॉजिटिव भी हम यूज कर रहे हैं, उल्टा करें तब उल्टा भी कर सकते हैं, पानी की बर्बादी रोको। होली पे जो पानी बर्बाद कर रहे हैं वो ही रहा, वो भी वही है। ये तो होता ही है, तो ये असर करता है, इम्पैक्ट करता है? नहीं कर नहीं करता। इस चीज से आप लोगों को एक और चीज समझ में आ जाएगी सोशल मीडिया की, आप कुछ करने से जब मना करते हैं लोगों को, वो कम असर करती है, कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो ज्यादा करते हैं। तो पॉजिटिव वे में इसी चीज को आपको यूज करना है। सेम होली का फेस्टिवल आप यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर ये कहा कि आप इकट्ठा कर लीजिए सबको और जला दीजिए, आपके गांव में आग लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा क्लाइमेट को बेनिफिट होगा, और आप अपनी निगरानी में करेंगे तो भाई आग भी इस टेम्परेचर की होगी, धुआं कम से कम निकले। ये सारी बातें अगर हम बता देते हैं तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। निगेटिव वाले पोर्शन की जैसे हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान नजर आता है। यहाँ जो सबसे पहला ये कल्चरली सेंसिटिव होने का मामला था, उनकी कल्चर पे अगर आप किसी तरह से टिप्पणी करते हैं, जैसे होली पे हम मना कर रहे हैं कि पानी बचाओ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कल्चर है जिससे हम मना कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ये हरकत करेंगे तो नैतिक अनैतिक हो जाते हैं, वो तो होते ही हैं। मेरे पोस्ट की रीच वगैरह पे भी असर पड़ता है, तो ये समझाना था कल्चरली सेंसिटिव होने वाले। नेक्स्ट जो असर मिस्टेक्स वाला हिस्सा है, उसमें सोचिए कि हम लोगों की हिंदी कितनी अच्छी है। हम बिहार के हैं, चिकित्सक जानते हैं आप लोग? चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर, चिकित्सक डॉक्टर होता है? चिकित्सक होता है। हाँ, चिकित्सक ही होता है, अपभ्रंश है। इनफैक्ट हम खुद भी चिकित्सक ही बोलते हैं, तो बोलते हैं अगर चिकित्सक हैं तो लिखेंगे क्या? चिकित्सक लिखेंगे कर दिया। स्पेलिंग में चिकित्सक ई की मात्रा जो होनी चाहिए च के ऊपर, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। हम लिखते समय ये गलती करते हैं, और हमेशा चूंकि खुद करते हैं इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, चिकित्सक लिखते हैं, चिकित्सक नहीं लिखते। की और की में अंतर जो होता है, राम की कलम में क में बड़ी ई की मात्रा पड़ेगा, उसने कहा कि उसमें क में छोटी ई की मात्रा पड़ेगा। तो ये जो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा होती है उसमें गलती करते हो हम करते हैं, हर बार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई ना कोई नीचे पोस्ट में लिख करके टोक देता है कि ये सब ना ऊपर की मात्रा है, या ये वाली जो वर्तनी है ना ये सही नहीं। हम क्या करते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं जी गलती हो गई, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, उसको सही करते हैं, और नीचे उसके कमेंट में नीचे लिख दिया जाता है धन्यवाद बताने के लिए। अब वो आदमी बड़ा इससे प्रसन्न होता है, नॉर्मली वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि 50 गाली देगा या ब्लॉक कर देगा, सेलिब्रिटी है ब्लॉक कर देगा, इसकी गलती अगर ढूंढ के लिखेंगे। इससे मेरी इमेज पे क्या असर पड़ता है? अगर हम बोलेंगे कि भाई XYZ किताब खरीद लो, या ये XYZ किताब बड़ी अच्छी है, तो उसका कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा? बढ़ गया। अगर हम 10 साल से ये हरकत करते चले आ रहे हैं ना, तो आज की डेट में मेरा ये कहने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। 10 साल पहले कम था, अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। उसके बाद ये है इमोशनल अपील वर्सेस इमोशनल ब्लैकमेल बॉन्ड। इमोशनल अपील का क्या मतलब होता है? अगर हम कहें कि पेड़ों की छाया सबको अच्छी लगती है, तो ऐसा तो नहीं है जिसको पेड़ की छाया गंदी लगती हो, ठीक है?
और फल फूल वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग को और पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। गरीब बेचारा भूखा मर रहा है, हम लोग सब जानते हैं बहुत सारे गरीब हैं जो कि एक ही टाइम में मर रहे हैं। तो गरीब बेचारा भूखा मर रहा है और तुम मजे से पिज्जा पूछ रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल और इसमें अंतर आपको समझ में आ गया। आपको लगता है कौन सी मेरी बात का असर पड़ेगा? पेड़ लगाने वाली बात का लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे पेड़ लगाने वाली बात पे, या पिज्जा खाना छोड़ देंगे मेरी बात में? पेड़ लगाने वाली बात असर करेगी। नेक्स्ट आता है जीरो टॉलरेंस फॉर ट्रॉल्स। गालीबाज को हमेशा ब्लॉक कर दीजिए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक होता है बिफिटिंग रिप्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया की भाषा में। कभी कभी कोई महान आदमी होते हैं जो तर्क में ऐसी कोई गलती कर जाते हैं या डेटा में ऐसी कोई गलती कर जाते हैं जिसमें मजे लेने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं और सही डेटा जो होता है वहाँ पे चिपका जाते हैं, तो इसको बिफिटिंग रिप्लाई कहा जाता है। ट्रॉल होना नहीं कहा। ट्रॉल की भाषा से आपको समझ में आ जाएगा, ट्रॉल की भाषा जो होती है वो बदतमीजी भरी गाली गलौज की भाषा होती है। तो ऐसे गाली गलौज की भाषा वाले को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए। इससे आपका फायदा होता है, एक तो नैतिक तरीका है वो तो है ही, प्लस आपके वॉल पे आने जाने वाले कमेंट करने वाले लोगों की गिनती बढ़ जाती है। जैसे ही इंगेजमेंट बढ़ेगा, मान लीजिए अगर मेरी एक पोस्ट है जिसपे 5 ही लोग कमेंट करके जाते हैं, तो मुश्किल से पोस्ट जो होगी ना 300 से 500 लाइक पे पहुंचेगी, उससे ऊपर नहीं। लेकिन अगर किसी पोस्ट पे मेरे 40 लोग लाइक कर जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो पोस्ट 1000 से तो ऊपर रहेगी। ये बहुत सिंपल सा है। तो जितने लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे गिनती बढ़ती है। लेकिन वो कमेंट करने कब आएंगे? जब उनको पता होगा कि इसकी वॉल पे आएंगे तो यार कोई गाली गलौज नहीं करेगा मेरे साथ, कोई झगड़ा करने नहीं पहुंच जाएगा मेरे साथ। तो ट्रॉल किस्म के जितने भी लोग हों या दिखाई दें, उन सबको ब्लॉक। उसके अलावा और कोई चारा नहीं होता है, सीधे सीधे ब्लॉक। इतने पे हम लोग एथिक्स का जो समझने लायक एरिया था वो खत्म कर चुके हैं। यहाँ हम लोग आ जाते हैं और रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। तो जब आप लोग उस ये जो स्कैन करने के लिए है आपके पास, इसको स्कैन करके देखेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एक ऐड बनाने वाली जो संस्थाएं होती है उनका एक कंसोर्टियम होता है, वो सभी मिल करके एक साथ इकट्ठा होकर के तय करते हैं कि कौन से एड्स जो है वो दिखाए जाएंगे, कौन से एड्स नहीं दिखाए जाएंगे। तो उसमें से उन लोगों के पास जो 30% ऐड होते हैं, 30% जो उनके पास शिकायतें आती हैं, वो 30% शिकायतें सोशल मीडिया की होती है। बाकी 70% में रेडियो, प्रिंट, टेलीविजन वो सब कुछ आ जाता है। अब सोचिए कि 30% की शिकायतें उनके पास आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपनी एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। वो गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एक और गाइडलाइन होती है जो कंज्यूमर फोरम जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो कंज्यूमर फोरम होता है वो कंज्यूमर का एक उपभोक्ता मंत्रालय होता है, उसके जरिए चलता है। उपभोक्ता मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है, ताकि आज की डेट में उपभोक्ता मंत्रालय ने क्यों जारी की होगी ये आप लोगों ने सोचने की कभी कोशिश की है? उपभोक्ता मंत्रालय को भला सोशल मीडिया से क्या लेना? उन चीजों को हमारे फॉलोअर्स या हम जानने वाले जो है वो खरीद लेते हैं, तो कहीं हमें गलत जानकारी तो नहीं दे रखी। इसलिए उपभोक्ता मंत्रालय इन चीजों को देखता है कि हमने जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी नहीं थी, और मेरी बात मान के किसी ने खरीदा और उसको नुकसान हो गया तो दिक्कत ना हो जाए। इसलिए उपभोक्ता मंत्रालय जो है वो भी एक गाइडलाइन जारी करता है। इसके अलावा जो unicef.org की वेबसाइट होती है उस पर जब आप जाएंगे तो वहां पे एक 7 बिंदुओं वाली लिस्ट होती है, 7 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं यूनिसेफ की ट्रेनिंग में। यूनिसेफ की ट्रेनिंग में हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। अब जैसे छोटे बच्चों की अगर हम इसकी तस्वीर लेते हैं, इसकी तस्वीर लेते हैं, 18 साल से कम नहीं है, अगर इनके माँ बाप की परमिशन नहीं है मेरे पास, तो क्या हम उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अखबार में डाल सकते हैं? कानूनी तौर पर नहीं डाल सकते। जो मीडिया के छात्र हैं उनको ये कानून पता होगा। ऐसे ही एक और कानून होता है, मान लीजिए इनके साथ हम जाएं, ये महिला जो है ये इनके साथ हम एक सेल्फी लें और इनकी परमिशन के बगैर, मान लीजिए हम यहाँ से सेल्फी ले लें, आ जाएंगे वो उसमें?
आ जाएंगे ना, या इधर घूम करके ले लें तो ये लोग आ जाएंगे ना। इन लोगों की परमिशन नहीं ली और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, चलेगा? तो ये कानूनी बाधाएं होती हैं जो यूनिसेफ के लिए भी परेशानी हो जाती है। आजकल एक और जो तीसरी गाइडलाइन आई है उसमें सरकार ये भी बताती है कि यूनिसेफ अगर किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इंगेज कर रही है अपने साथ, तो यूनिसेफ को क्या नियम पालन करने हैं और यूनिसेफ पे कौन कौन से कानून लागू होंगे। तो इस वजह से वो सारे गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका एक बना बनाया फॉर्मेट हम लोग को मिल जाता है जिसमें हम लोग भरवा लेते हैं बच्चों से कि अगर मान लीजिए स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल से भरवा लिया कि हाँ ठीक है, हमारी परमिशन है, आप इस बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी नैतिकता की चीज़ें आती हैं। अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर उसके माँ बाप टीचर वगैरह वहाँ पे नहीं है, आप अकेले में बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चा बेचारा घबराया हुआ रहता है, पता नहीं कौन सी परीक्षा दे रहा है ये या क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सवाल का जवाब दे दिए तो नंबर कम आ जाएंगे, डांट पड़ेगी। तो हम लोग वहाँ पे ये भी सिखाते हैं कि नैतिकता का नियम होता है कि भाई बच्चा जहाँ पे कंफर्टेबल, पूरी कोशिश इस बात की करनी होती है या तो उसके घर पे लीजिए या स्कूल में लीजिए या उसके जो जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चा कंफर्टेबल होता है वहाँ पे लीजिए। उसके अलावा बच्चे का हित ध्यान में रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। बच्चे का हित ध्यान में रखिए कैसे कहा जाता है, छोटा बच्चा है, नंगा है, खेल रहा है, उस बच्चे को उस समय तो कोई आइडिया नहीं है कि इस समय क्या कर रहे हैं, उसको हमने गोद में उठाया, फोटो ले, थोड़े साल बाद हम तो बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम 60 साल के होंगे वो बच्चा जो है वो 20 साल का हो जाएगा। अब उसको हम वो तस्वीर दिखाए, देखो तुम नंगे घूम रहा था, करते हैं हम लोग ऐसा, घर में करते हैं चलेगा, लेकिन ये अनैतिक। किसी भी ऐसी फोटो या ऐसे वीडियो, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है, आप उसका वीडियो बना लेते हैं, वो वीडियो जो है वो इंटरनेट पर बड़ा वायरल होता है, बड़ा अच्छा चल जाता है, लेकिन आपको पता है कि उस वीडियो की वजह से बड़े होने के बाद भी उस बच्चे का मन लगता है। 10 साल बाद आपको लोग याद नहीं रखेंगे ऐसा नहीं होता है, 10 साल बाद हमको याद रखा जाता है। जैसे उनसे पूछे तो हम लोग पहली बार मिले थे तो पटना में एक हुआ करता था हेरिटेज वॉक, अब हेरिटेज वॉक करवाया कर रहे होते थे, उसमें क्या करते थे कि किसी जगह पे जाते थे और बताते थे कि ये देखो ये इतनी पुरानी जगह है, ये जो हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं असल में ये 150 साल पुराना नहीं है, 1980 में नहीं बना था, ये 200 साल से अधिक से यहाँ पे है और कब से है ये कोर्ट भी नहीं जानता, कोर्ट भी ये मानता है कि ये अनंत काल से यहाँ पे मंदिर है। तो ऐसी बातें, मतलब जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी होती है ये सब दे रहे होते थे। दरभंगा हाउस है, गांधी मैदान है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो वो कितने साल पहले की बात होगी, आप गेस करके बता सकती हैं? 17-18, तो समथिंग लाइक 6-7 साल तो हो ही गए हैं। बिहार विरासत वाला क्या? बिहार विरासत? हाँ, बिहार विरासत 6-7 साल पहले वो कभी मिली थी और अभी भी किसी भी आयोजन में मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलती है, बात करती है। जितने साल से हम याद तो है ना कि ये आदमी, ये शक्ल, आनंद नाम था, वो याद ना भी रहे तो भी शक्ल वगैरह तो याद रहे, और सोशल मीडिया पे नाम भी याद रह जाता है क्योंकि प्रोफाइल में तो नाम लिखा हुआ होता है। तो 10 साल बाद भी आपको याद रखा जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चित रहिए। एक बार अगर आप कुछ गलत करते हुए धरे जाते हैं तो 10 साल बाद भी लोग याद रखेंगे और उस चीज़ के लिए वो आपकी रीच पे और बाकी सारी चीज़ों पे असर डालेंगे। तो नैतिकता के सारे नियम जो है वो याद रखें। अब हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, एक केस स्टडी करने की कोशिश करें। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी में हम लोग ऐसा करते हैं कि एक घटना हम बताते हैं और आपको तय करना है कि ये नैतिक था या अनैतिक था। ठीक है? पेन हम लोग सब जानते हैं, पेन लिखते हैं जैसे आज की डेट में हम लोग अग्नि जेल पेन यूज करते हैं अक्सर। कोई है जो नहीं जानता अग्नि जेल क्या होता है? अग्नि आईसी जेल या अग्नि जेल। पुराने जमाने में अग्नि जेल होता था, अब आईसी जेल आता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बढ़ने लगा ना, दाम भी तो बढ़ा है किसी बहाने से भाई। तो वो यूज एंड थ्रो पेन होता है बेसिकली। ठीक है? पुराने जमाने में 3 रुपए का आता था, अब मेरे ख्याल से 5 रुपए का आता है। कितना? 4-6। सब लोग पैकेट खरीदना तो पता नहीं कितने क्या आता है। उसको हम लोग यूज करते हैं। लेट्स से
बिहार में 60,000 स्कूल है सरकारी, ठीक। रोज मान लेते हैं कि एक बच्चे का एक स्कूल में पेन तो खत्म होता ही होगा, ठीक है, तो उसको 60,000 अगली कितने हो जाएंगे? हर स्कूल में एक बच्चा एक पेन फेंक रहा है तो 60,000 प्लास्टिक का उतना बड़ा सा पेन फेंकाया ना। वो कूड़ा कचरा नहीं है ना बिहार में ही, बिहार के बाहर नहीं जाके तो फेंक के नहीं आया, बिहार में ही है। सरकार उसको उठा करके कितना ले जाती है वो हम सबको पता है। तो वो जो 60,000 पेन है, अभी हम सिर्फ एक का गिनती मान रहे हैं, एक दिन का हमने माना है 60,000, अगले दिन फिर ऐसा होता है, अगले दिन फिर ऐसा होता है, साल भर ऐसा होता रहता है। तो 300 गुना 60,000 आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर में कितना कचरा ये प्लास्टिक वाला इकट्ठा होता है। 60,000 तो स्कूल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया तो लाखों में चले। नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम जोड़ ही नहीं रहे, हमने कहा कि सिर्फ एक स्कूल में एक ही पेन पे, एकदम मिनिमम, इससे कम तो नहीं होगा ना। एक ही पेन जो है वो खत्म होगा एक बच्चे का, और वो एक बच्चा जो वो पेन ले किया तो 60,000 पेन हो गए टोटल। हर स्कूल में एक पेन फेंकाया खत्म होने के बाद, और वो पेन जो है वो एक दिन फेंका नहीं, अगले दिन फिर वो कोई ना कोई बच्चा फेंकेगा। इस तरह से साल भर में 365 दिन होते हैं। तो हमने कहा कि 65 दिन तो छुट्टी होती है स्कूल की, तो 65 दिन वो नहीं फेंका, 2 महीना जो गर्मी का छुट्टी, जाड़ का छुट्टी ये सब था, तो 300 दिन तो फिर भी वो पेन फेंका ना। तो 300 गुना 60,000 हो गया, बहुत ढेर सारा होता है। तो हम क्या किए कि हम बताए कि भैया अपने टाइम में, मतलब हम जो तुम्हारे जितने बड़े बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे, फाउंटेन पेन यूज करते थे। अब फाउंटेन पेन यूज करते थे तो फाउंटेन पेन में तो रोज उसमें भर दिया जाता है, फिर वही चलता है, तो प्लास्टिक तो फेंके नहीं, प्लास्टिक कचरा कम हो गया इससे। तो इतना भर कर देने से प्लास्टिक कचरा कम हो जाएगा, ये सारी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब हमको करना क्या है कि मेरा एक दोस्त था जिसका स्टेशनरी का दुकान था, हमको उसकी स्टेशनरी की दुकान का प्रचार करना है। मेरा दोस्त है तो भाई हम उसका दुकान का प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो चैनल अच्छा चलता है, 1000 व्यू आ जाता है मेरे एक वीडियो पे, 1000 लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो है वो स्टेशनरी का दुकान खुला है। तो हम उसके दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसा करो, फाउंटेन पेन निकालो, ये फाउंटेन पेन हम दिखाएंगे और इस फाउंटेन पेन के बारे में बताएंगे और कहेंगे ये देखिए फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रहा है, ये फाउंटेन पेन जो है ये फिर से बिकने लगा है, अगर इसका इस्तेमाल करें तो इस तरह से प्लास्टिक का कचरा जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा बहुत पर्यावरण के लिए कुछ कर पाएंगे। और इस बहाने से हमने उस दुकान का फोटो लिया, उस दुकान के ओनर से बात की, फिर थोड़ा पीछे आए, दुकान का बोर्ड वगैरह दिखाया, फिर बताया कि ये दुकान जो है फलाने जगह खुली है और यहाँ पे इंक पेन, फाउंटेन पेन उपलब्ध है 50 रुपये। अब बताइए कि हम नैतिक कर रहे हैं या अनैतिक कर रहे हैं? ठीक से सोचिए, नैतिक है पक्का। हम अपने मित्र की दुकान का प्रचार कर रहे हैं, मेरा इरादा मित्र की दुकान का प्रचार करना था, और उसके लिए हम आइडिया क्या यूज किए हैं कि हम एक जो फाउंटेन पेन था उसको दिखाए और ये बताएं कि प्लास्टिक वाला जो कचरा होता है वो कम हो जाएगा, इसलिए इस फलाने की दुकान से आइए और फाउंटेन पेन खरीदिए। ठीक से सोचिए और बताइए नैतिक कर रहे हैं, नैतिक कर रहे हैं? क्या बताइए? जो हिडन एजेंडा था मेरा उसका क्या? हिडन एजेंडा तो मेरा जो था हिडन एजेंडा तो दुकान का प्रचार करना। अगर हिडन एजेंडा के थ्रू ही कुछ अच्छा काम हो जाए तो उसमें गलती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि बहुत ही पतली सी लाइन होती है, उतना पतला कर देने के एक्सपर्ट है, इसीलिए हमको बुलाया। आपके पास क्या करने का अधिकार है, ये बहुत फेमस सा कोटेशन है, इस कोटेशन को याद कर लीजिए। अगर आप लोगों में से कोई IAS का एग्जाम देता है या देने की सोच रहा है तो ये कोटेशन याद कर लीजिए। IAS के एग्जाम में एथिक्स का एक पेपर होता है और ये कोटेशन के साथ साथ पॉटर स्टीवर्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
इस कोटेशन में लिखा हुआ है कि आपका क्या करने का अधिकार है। हम अभी अभी जो पेन बेचने की या पेन बेचने का वीडियो बनाने की बात कर रहे थे, उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। सब कुछ मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर था। वीडियो बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर था। फाउंटेन पेन अच्छा होता है ये कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर था, अंदर था। और जो कचरा फैलता है उसका मिनिमम गिनती जो हम बताएं, कहीं से एक्चुअल डेटा नहीं लिए हैं, लेकिन जो मिनिमम गिनती हम बताएं उससे कम हो सकती है गिनती, ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं बोल सकता। इससे कम नहीं हो, जितनी होगी एक स्कूल से एक बच्चा का पेन एक दिन में तो खत्म होगा ही, उससे कम नहीं हो सकता। तो डेटा मेरे पास नहीं है, कोई सर्वे हम नहीं किए हैं, उसके बावजूद मेरा आंकड़ा भी जो था वो गलत है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हर एक चीज ऐसी है जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर है, लेकिन हम अपने जान पहचान के लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो सही है क्या? हम उनको कुछ खरीदने के लिए कह रहे हैं, वो भी अपनी मित्र की दुकान से। ये बात खुलकर भी तो बता सकते थे। अगर मान लीजिए अभिषेक भाई वहां उधर बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने एक किताब लिखी, या इधर सर बैठे हुए हैं, मान लीजिए उन्होंने एक किताब लिखी, हम किताब पे रिव्यू लिखने के लिए जाने जाते हैं, अमेजन के टॉप रिव्यूअर्स में से इन लोगों को बताया, पहला काम ये लोग क्या करेंगे? हमको बोलेंगे ना, मेरे मित्र हैं तो हमको बोलेंगे ना कि भैया ये लोग पकड़ो किताब, पढ़ो इसको और इस पर रिव्यू लिख दें, और पूरे अधिकार से बोलेंगे। उस रिव्यू के नीचे अगर हम नहीं लिखें, अब जैसे मान लीजिए कि एक बड़े फेमस से लेखक हुआ करते थे, महासमर वगैरह का नाम सुना है किसी ने? नरेंद्र कोहली। अब नरेंद्र कोहली की किताब है और बड़ी अच्छी किताब है, उस पर हम लिख कर क्या है कि बड़ी अच्छी किताब है, सही बात लिखे है। लेकिन नरेंद्र कोहली तो मेरे व्यक्तिगत परिचित थे, जब तक जीवित थे पढ़ना आते थे तो मिलते थे जाकर के। हमको ये चीज लिखनी चाहिए नीचे, यहाँ पर ये आदमी मेरा व्यक्तिगत परिचित भी है, इसीलिए अगर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार सोच समझिए, हो सकता है कि तारीफ जो हो वो झूठी हो। तो नैतिकता का जो नियम है वो कहता है कि उसके नीचे हमको एक लाइन का डिस्क्लेमर डालना चाहिए था कि ये मेरा व्यक्तिगत परिचित भी है। तो अगर हम वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो के अंत में हम सिर्फ एक लाइन जोड़ दें, ये जो भाई है ये स्कूल में मेरे ही साथ पढ़ा था, मेरा मित्र भी, और ये अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इस काम के बारे में बताया जाए। अब हम नैतिकता का नियम जो है उसका पालन कर रहे हैं। समझ में आया कि ये बात सी लाइन जो थी वो कहाँ खिंची हुई थी? ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। थैंक्स। और फिर भी कोई सवाल अगर आपके पास हो तो। जिस महीन लाइन की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग अभी कुछ साल पहले ये चर्चा में था काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एरिया में ये बात है रिजीम में। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि या फिर जजेस की बात अगर हम करें कि अगर उनका कोई परिचित हो या परिवार का हो तो वो रिक्यूज कर जाते हैं, वर्डिक्ट देने की जब बात आती है तो कहते हैं हम इस मामले में नहीं बैठेंगे। कमोबेश हाँ, ज्यादातर यही करते हैं, ज्यादातर यही करते हैं। शायद उसी चीज की आप मोटे तौर पे आप वही बात कर रहे हैं जिस महीने आखिरी वाला जो एग्जांपल हम यूज किए उसमें उसी महीन लाइन की बात कर रहे थे। इस महीन लाइन को आप और जगह पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर जैसे हम लोग अदालतों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात किए कि जज है और फैसला सुनाना है, अपना ही रिश्तेदार कोई आ गया तो उसके फैसला को वो नहीं सुनाएगा। डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं कि मेरा ही रिश्तेदार है, मेरा चचेरा भाई है, तो उसकी सर्जरी हम नहीं करेंगे, किसी और सर्जन के पास उसको रेफर कर देंगे। ये चीज आप दूसरे तरीके से देखिए, ऐसे देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। एक वकील है जो पैसा किस बात का कमाता है, हर पेशी पे उसको कुछ पैसे मिलते हैं, हर बार जब कोर्ट में हियरिंग होगी उसके कुछ पैसे मिलेंगे उसे। तो ज्यादा बार हियरिंग होगी, मुकदमा लंबा चलेगा तो उसका फायदा होगा, तो उसको क्या करना चाहिए? सारे मुकदमे लंबे पीछे इसका इंतजाम करना चाहिए। फायदा तो उसी में है ना, पैसे किस में आ रहे हैं?
वैसे ही करना चाहिए ना, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा बार पेशी होगी तो ज्यादा लंबा मुकदमा चलेगा तो, लेकिन हम लोग सब जानते हैं तारीख पे तारीख तो फिर भी डायलॉग होता है, तो नहीं किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट उसका किसमें था? वकील का इंटरेस्ट इस बात में था कि मुकदमा लंबा चले, लेकिन नैतिकता इसमें थी कि, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जो होता है वो बदल, ऐसे ही और जगहों पर होगा। गांधी और बाकी सारे लोगों के मामलों में भी आपको ऐसा दिख जाएगा जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाएगा। अब जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि तुम गांधी के सिद्धांतों को मानते हो क्या? नहीं, ज्यादातर तो नहीं मानते, ठीक। ज्यादातर अगर हम मेरे पास गांधी का सिद्धांत लेकर के आएंगे तो हम पहली कोशिश यही करेंगे कि उसमें काउंटर में अम्बेडकर ने क्या कहा था वो उठा के लाएंगे और वो आपको 90%। लेकिन अगर हमको आपको पर्यावरण के बारे में कुछ सिखाना है, समझाना है, तो हम सबसे पहला सिद्धांत क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? सबसे पहला हम उठा करके आपको मोहनदास करमचंद गांधी क्यों दागेंगे? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो कहते थे अपरिग्रह का सिद्धांत, मतलब जितना तुमको जरूरत हो उससे ज्यादा खरीद के अपने पास इकट्ठा मत करो। आज जब आप घर जाएंगे तो आप घर में जाकर के एक नजर अपने कमरे में एक बार नजर घुमा के देखिए, कई ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जबकि आपकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। आप कोई करोड़ में तो नहीं कमाते हैं, करोड़ में कमाते हैं कोई नहीं, और अपने कमरे में फिर भी हम लोग को ऐसी दर्जन भर चीजें दिख जाएंगी जो कि हमने कभी खरीद ली थी, आज तक इस्तेमाल नहीं की, बड़ी बहुत सी चीजें ऐसी। एक डेनिम की जीन्स को बनाने में 200 लीटर पानी खर्च होता है। अगर मान लें कि इतना पानी एक डेनिम की जीन्स में खर्च होता है तो डेनिम हम पहनना बंद कर देंगे, ये हम कहना शुरू करें। या इसका दूसरा कोई हम लोग देखें कि ठीक है 5 पॉलिथीन अगर हम सब्जी लेने गए तो आलू प्याज वाले को बोले कि अच्छा करो, अरे ऐसा ठीक है तुम भिंडी अलग पॉलिथीन में दे रहे हो, परवल अलग पॉलिथीन में दे रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आलू प्याज का ऐसा करो ना सीधे मेरे झोले में डाल, आलू प्याज हम अलग कर देंगे, आलू प्याज अलग करना ज्यादा नहीं करना, इतना तो कर सकते हैं, 2 पॉलिथीन तो कम होगा। तो बहुत का सिद्धांत बहुत अच्छा था लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे। हमको बड़ा पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिटलर का सिद्धांत उठा के यूज करते हैं, पोल पॉट का यूज करना शुरू करते हैं। पता है हमको कि ये सब नहीं करना। माओ का सिद्धांत यूज करने लगे, पता चला कि अगले दिन पुलिस छापा मारी और उठा करके माओवादी बता करके हमको जेल में डाल दिया। तो नैतिक क्या है, इलीगल क्या है और क्या किया जा सकता है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए और सबको मिला करके संभव हो तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के सिवाय और कोई स्कोप नहीं। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप बहुत आगे ग्रो नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे जो सक्सेस की रेट होती है ना, वो समझ लीजिए कि 22 से 25 तक आपकी जाएगी, 25 के बाद आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो भगवान ही जानता है। हम लोग का अगर सक्सेस का रेट देखिएगा तो हम लोग का सोशल मीडिया लाइफ जो था वो शुरू ही 25 की एज के बाद होता। अभी भी अगर टिके हुए हैं तो कुछ चीज होगा, कुछ नियम होगा जिसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए, लॉन्ग टर्म लंबी पारी खेल सकेंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो इतने पे ऐड करें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा सॉरी, में जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम लोग हैं तो हम लोग ग्रुप फोटो लेते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं। अगर उसको कोई लड़का या कोई टीचर या कोई जो है उसको इस्तेमाल करता है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ तो संभव है नहीं कि हम हर एक से इंडिविजुअली। टेक्निकली यहाँ पे क्या हो जाता है, वो देखिए टेक्निकली क्या होता है कि जो ऐसे किस्म के ग्रुप फोटोग्राफ आप लेते हैं उसमें उस बच्चे के अभिभावक के नाम पर हाथ होते हैं। प्रोफेसर, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का क्लास टीचर, ये जो होता है वो अभिभावक होता है लीगली। उस बच्चे को अगर कहीं जाना है स्कूल से, दिन में अगर कहीं जाना है तो वो अपने क्लास टीचर से नोट लिखवाता है कि हाँ भाई इसके पेट में दर्द है, इससे आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी, ये घर जा सकता है। तो अभिभावक में वो हो जाता है। तो अभिभावक जो था वो उस तस्वीर में उस बच्चे के साथ ही था। तो इसीलिए यहाँ पर से जो लीगल दायित्व होता है वो शेयर करने वाले या उस फोटो में बाकी जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर नहीं रह जाता। जो ये दायित्व होता है नैतिकता का वो आ जाता है
इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके देखिए, बरसात का मौसम अभी चल रहा है, बारिश में भीगती हुई लड़कियों का फोटोग्राफ जो होता है वो कई अखबार वाले डालते हैं और ये लीगल है। अगर उन लड़कियों में से कानून जो होता है इंडिया का वो कहता है कि जो पीड़ित है वही एफआईआर कर सकता है, हम जाकर के एफआईआर नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी दिन उन लड़कियों में से जिसकी तस्वीर छापी गई उसमें से किसी ने शिकायत कर दी थाने में, तो नॉर्मली पत्रकार अरेस्ट नहीं होता। हम खुद अपनी जेब में प्रेस कार्ड इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा मोड़ा अगर कभी रेड लाइट वगैरह खुल जाए ना कोई रोकता होता है, तो खुद भी मेरे पास प्रेस कार्ड जो होता है उसको यूज करने का मेरा खुद का कारण भी यही है। लेकिन अगर शिकायत कर दे तो मान के चलिए कि हम पहले तो सर टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा उन लड़कियों जैसे ही स्माइलिंग फेस को सर्किल कर दिया जाता था। हाँ, कि अगर आप ये लेके पिक्चर आते हो तो आपको कुछ गिफ्ट इनाम भी मिलेगा। इनाम दिया जाएगा। तो इसमें हुआ क्या था कि 2019 में हम लोगों ने इसका मीडिया कर्मियों को नैतिकता का जो ये सारा पाठ होता है, इसके लिए हम लोगों ने कई जगह घूम करके बिहार के अलग अलग जिलों में यूनिसेफ की तरफ से ही जो मीडिया कर्मी थे उनसे बात करनी शुरू की, अलग अलग आयोजन करके। और अब आप देखेंगे तो ये गिनती जो है बहुत कम है। अधिकतर लोगों को पता है कि कानून क्या कहता है इस पर और नैतिकता क्या कहती है। पहले नहीं पता था तो ज्यादा होता था, अब जिन लोगों को पता है, कम से कम जो लोग पुराने पत्रकार हैं, 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता होता है। एक मेरा आखिरी सवाल है, अमूमन जो वीडियोस हम देखते हैं या जो कुछ हम पढ़ते हैं उसमें डेटा के साथ बहुत खिलवाड़ किया जाता है। अमूमन जो हालांकि ज़्यादातर लोग डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो करते भी हैं वो रेलिवेंट डेटा मतलब जेन्युइन डेटा नहीं होता है, तो बिना क्रेडिट दिए डेटा अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो एथिकल है अनएथिकल है? देखिए, बिना क्रेडिट दिए अगर आप डेटा या फिर टेक्स्ट कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100% अनएथिकल तो है। अनएथिकल होने के साथ एक चीज और समझिए, हिंदी का जो पत्रकार हुआ करता था थोड़े साल पहले, अभी से 20 साल पहले, उसने बकायदा पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की होती। ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन की होती थी, ऐसे सब्जेक्ट से एमए किया होता, तो वो जो डेटा है ना, उस डेटा का मतलब उसको खुद समझ में नहीं आता। अभी हाल तक हम लोगों ने देखा है कि मृत्यु दर जो है वो 2% घट गई, बच्चों की मृत्यु दर जो है वो 2% घट गई। 2% घट गई नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो 100 में होता है, 100 का कुछ होता तब परसेंट होता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो हर एक डॉक्टर को या हर एक सोशल वर्कर को पता होता है कि 1000 में लिखा होता है। तो ये गलती जो होती है ये बार बार होती इसलिए है क्योंकि उसको खुद नहीं पता है। तो जब उसको ये नहीं पता है कि इस डेटा का करना क्या है, इस डेटा का मतलब क्या है, तो उस डेटा के साथ वो अगर नाम भी गायब कर देता है कि किस रिपोर्ट से उठाई गई है तो दिक्कत होती है। ठीक है, एक युग में बदलते धर्मों को कैसे आना है, सर्च करके देखिएगा। चित्रलेखा काफी फेमस किताब है, नॉवेल है चित्रलेखा, और नॉवेल हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट नॉवेल होता है उस हिसाब से भी, और चित्रलेखा फिल्म के हिसाब से भी। तो आप देख सकते हैं उसमें एक गाना है जिस गाने की हम बात कर रहे थे, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श। तो कई साल पहले अगर हम लोग नैतिकता का पैमाना देखें तो पॉलीगैमी यानी एक से अधिक शादियां करना नैतिकता कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम के साथ हम लोगों का सिस्टम चेंज हुआ। आज की डेट में पॉलीगैमी चलेगा, लड़कों को भी नहीं चलेगा, लड़कियों का तो छोड़ दीजिए, चप्पल से। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ कुछ नैतिकता के नियम होते हैं जो बदल जाते हैं। जैसे LGBT समुदाय जिसको आप कहते हैं, LGBT कुछ सोसाइटीज में बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं, पत्थर मार मार के मार देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग का लॉ जो है वो चेंज हो चुका है। इस लॉ के चेंज होने का असर क्या होगा? थोड़े साल में हमारी मोरालिटी, हमारी नैतिकता जो है वो बदल जाएगी। दिल्ली में एक और कानून का आप सोच करके देखिए, दिवाली पर हम लोग पटाखे चलाते हैं, बिल्कुल कॉमन है। पटाखों से धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, पैसे यार पूरा जला रहे हो, नोट जला रहे हो, से अच्छा नोट ही जला रहे हो, पटाखे जलाने से अच्छा। हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग को गलत लगता है पटाखे चलाने का।
5 साल जब हो जाएगा इस कानून को, तो दिल्ली के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 साल के जब होंगे, और 5 साल से ये कानून चल रहा है, 5 साल तो वो देखा ही नहीं पटाखा फूटते या पटाखे जलाए जाते हैं या पटाखे खरीद के लिए जाते हैं। किताबों में जहाँ तक लिखे होने की बात है, तो किताबों में लिखा हुआ आता है मोरालिटी के बारे में, निश्चय से लेकर के बाकी जितने विचारक होते हैं सब मोरालिटी के बारे में, भगवद गीता में उठा लेंगे तो मोरालिटी के बारे में, ठीक है। तो कुछ किताबें जो अपनी होती हैं काम की वो पढ़ लीजिए, जैसे 10 पेज जो किताब होती है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं भगवद गीता पढ़ लीजिए, और भी जो दूसरी किताबें होती हैं इसके अलावा व्यवहार विद्वान थे लिखा है इसके ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बड़े फेमस इंडियन राइटर हुआ करते थे जिनको रिकॉग्नाइज हो गया। सर आपके रिसर्च से ये क्वेश्चन था सर, अगर आप मान लीजिए तो रिसर्च में आप ये सोचिए कि आपको सोशल मीडिया पर कितने दिन रहना है, 2, 4, 6 महीने के लिए आए हैं आप या 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल रहना है। लेकिन सर इसका तो रेवेन्यू तो इसका तो बढ़ा ना हम इमीडिएट में बढ़ गया, मेरी इमीडिएट में बढ़ गया। 10 साल के जो लंबा सा स्पैन देखिएगा ना, उसमें आपकी व्यूअरशिप जो है वो लगातार बढ़ती है। 10 साल का स्पैन अगर आप देखिएगा कि 10 साल लंबे टाइम के पीरियड के बाद आप देखिएगा कि 10 साल बाद आपके वीडियो पे कितने व्यूज हैं और उस वाले वीडियो पे कितने व्यूज हैं, तब आप पाइएगा कि आपके वीडियो के व्यूज हैं उससे करीब 10 गुना बढ़ा। अगर वीडियो के व्यूज कम जाते हैं तो अगर हम शो करते हैं कि ये मेरा बढ़ेगा, शुरू में इसका उल्टा होगा। शुरू में क्या होगा कि जो नहीं बताएंगे कि मेरा मित्र, उसका बढ़ जाएगा, उसका 100 व्यू हो जाएगा, आपका 12-15 व्यू है, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद अगर देखिएगा ना तो उसका व्यू जो है ना वो 110 से 115 पे पहुंचा रहेगा, आप जो है वो 10-12 से जो है 1000। आप ये टॉपिक सर से बाद में कर लीजिएगा, बट बच्चे जाना है, so 2 चीज कर। थैंक यू सो मच आनंद जी, योर क्वेश्चंस यू कैन डिस्कस विद देम आफ्टर दिस इज ओवर। हम लोग सेशन के बाद में करेंगे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर आनंद। सो आनंद जी के सेशन के बाद जो चीजें हमने करनी थी कि आपको ग्रुप वर्क करवाना था, बट क्योंकि टाइम की कमी है, सबको घर जाना है, तो ग्रुप वर्क में हमने कहना था कि आप यहीं पे बैठ के जो आज सुबह से चर्चा हो रही है उस पर प्रोडक्ट बनाइए। तो वो तो नहीं है, बट एक सैंपल प्रोडक्ट जो है हम आपको दिखा देते हैं। और मैं बेसिकली इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ एक्सप्लोर विद के नाम से, और मैं बेसिकली मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ जिसमें मैं कोशिश करता हूँ सीरियस इश्यूज को कवर करने की और ज़्यादा कॉमेडी वाले एस्पेक्ट में ना जाने की, क्योंकि जब आप लोग मिनी ब्लॉग्स देखते होंगे तो वो बस अपने लाइफ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बताते रहते हैं। तो शुरुआत तो मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन जब सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मैंने देखा और मैंने थोड़ा सीरियस वे में वीडियोस बनाना शुरू किया, एक फन एलिमेंट हमेशा रहता है, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करने लगे और मैंने फिर उसी को कंटिन्यू रखा, और उसी चीज़ ने जो थोड़ी बहुत पहचान है अभी मेरी, उसी चीज़ ने मुझे दिलाई है। तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरों को कॉपी ना करें, और जो आपको पर्सनली दिल से अच्छा लगता है करना, वो हमेशा करने की कोशिश करें। ठीक है, और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स, नैतिकता के बारे में आनंद जी ने बताया है, और जितनी भी आईटी की एक्ट्स हैं सरकारी वाली, वो सब भी इस QR कोड पे आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज इन सबको फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपका मोबाइल नंबर भी है, तो उसमें जिससे आपके फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर पाए, वो लिंक हम आपको वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू, आप सब जितने जोर शोर से जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। संस्थान अपने इवेंट्स में आपके प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस देने लग जाए। दिन है गुरुवार का और हम आ गए हैं पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हो रही है यूनिसेफ और यूनिसेफ बिहार की ओर से यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2024। और आज यहाँ पे बात हो रही है उस चीज की जिसे हमेशा से इग्नोर किया गया है, और वो है क्लाइमेट चेंज। कैसे ये दुनिया दिन ब दिन बर्बादी की ओर बढ़ती जा रही है, और कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे एक्शंस और हैबिट्स इस खूबसूरत धरती पे इंसानों के वजूद को खत्म होने से बचा सकती है। हम इंसान जिंदगी भर बस सक्सेस और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन घर का क्या?
वो घर जिसमें 8.1 मिलियन लोग रहते हैं, यानी हमारी धरती। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें और अपने साइड से जो भी हो सके वो जरूर करें। हमें एक पेन भी मिला जिसके पीछे 10-12 टमाटर के बीज थे, जिन्हें हमें अपने घर में लगाना है। लेकिन कुछ नोटिस किया आपने? ये लोग कितने छोटे स्तर पे चीजों का ध्यान रख रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। और हमारा क्या बहाना रहता है? अरे भैया, हमारा अकेले पानी बचा लेने से क्या हो जाती है? थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू एवरीवन। राजेश भैया आपने आईटी का हमारा इतना सपोर्ट किया, ईच कैमरामैन भैया दोनों थैंक यू सो मच, एंड आप सबका थैंक यू सो वेरी मच आज हमारे को ज्वाइन करने। थैंक यू एवरीवन।